हेलो एवरीवन, एक बार फिर मैं स्वागत करता हूं आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल ग्लैंस एकेडमी पे। जैसा कि आप लोग डिस्प्ले पर देख रहे हैं, हम लोग यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2023 के लिए टेस्ट सीरीज सॉल्व करेंगे। और ये दृष्टि आईएएस की कोचिंग के टेस्ट सीरीज हैं, जिसमें आज हम लोग सॉल्व करेंगे दोस्तों टेस्ट नंबर 6, जो किससे संबंधित होगा, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट से संबंधित ये टेस्ट सीरीज है, जिसमें साथ ही साथ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी इसमें शामिल किए गए हैं, यानी पर्यावरण और करंट अफेयर्स के। और आपको यह भी पता है कि हमारे टेस्ट पे जो है कि 5 टेस्ट हम लोगों ने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं। और आपको एक और सूचना दूं कि ध्येय आईएएस कोचिंग के भी यूपी पीसीएस की जो टेस्ट सीरीज है वो मैम के द्वारा सॉल्व कराई जा रही है, बहुत ही बेहतर तरीके से व्याख्या के साथ। जो नए प्रश्न बन सकते हैं उस पर भी चर्चा की जा रही है, जिससे आप लोगों की टेस्ट सीरीज के माध्यम से तैयारी और बेहतर हो सके। और जैसा आप लोगों का प्यार और सपोर्ट मिल रहा है, हम उम्मीद करेंगे कि आगे भी इसी तरीके से मिलता रहे दोस्तों। इसके लिए बहुत ही दिल से धन्यवाद। और घटना चक्र की सीरीज भी हमारे चैनल पे लगातार अपलोड की जा रही है, चाहे वो इंडियन पॉलिटी हो, इंडियन ज्योग्राफी हो, या आपकी मॉडर्न हिस्ट्री है, साइंस है, एनवायरनमेंट है। तो इसके माध्यम से भी आप लोग अपनी तैयारी को और भी बेहतर कर सकते हैं। चैनल पर अगर पहली बार आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि इस तरीके की अपडेट्स आपको लगातार मिलती रहें। चैनल के माध्यम से सुबह 7 बजे, फिर आपको 9 बजे, 12 बजे, 3 बजे, 5:30 बजे लगातार इन टाइमिंग पे आपको क्लासेस मिल रही हैं। ताकि समय कम है दोस्तों, तो अधिक से अधिक आप लोग एक ही चैनल पर रुककर सारी तैयारी कंप्लीट कर सकते हैं हम लोगों के माध्यम से। और आपको एक चीज़ और बता दें कि घटना चक्र की सीरीज़ में इंडियन पॉलिटी कवर हो चुकी है, इंडियन ज्योग्राफी खत्म हो चुकी है, एनवायरनमेंट खत्म होने वाली है। तो आप लोग ज़रूर उसे देखिए, प्लेलिस्ट में जाइए, सबको चेकआउट करिए और आप लोग अपनी तैयारी बेहतर तरीके से करिए। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज के अपने टेस्ट पेपर को। और आज हमारा रहेगा इकोलॉजी एनवायरनमेंट। तो आइए हम लोग पहले प्रश्न से तैयारी करते हैं। तो हम यहाँ पर समझेंगे कि प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है, कैसे सही करना है, इन सभी चीज़ों पे हम लोग चर्चा करेंगे। जैसा पहला प्रश्न आप देख रहे हैं, अप्रैल 2022 में लंदन में रॉयल ज्योग्राफिकल सोसाइटी में निम्नलिखित में से किसे व्हाइटली गोल्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ध्यान देने वाली बात है, करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन है ये कि व्हाइटली गोल्ड पुरस्कार के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? क्या मेधा पाटेकर को मिला, डेविड एटनबरो को, या चारुदत्त मिश्रा, या जादव पाएंगे? तो सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन, चारुदत्त मिश्रा जी को जो है कि यह पुरस्कार दिया गया। तो कहाँ पे दिया गया दोस्तों? ये रॉयल ज्योग्राफिकल सोसाइटी में दिया गया था। और यह आयोजित कहाँ हुआ था? लंदन में आयोजित हुआ था। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। जैव विविधता अधिनियम 2002। पहला प्रश्न यही बन जाता है मैचिंग के लिए कि जैव विविधता का जो अधिनियम है वो किस वर्ष हुआ था। तो 2002 में। और इसके संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे सही कथन को हमें चूज करना है और उसी के बाद हम लोग इन कूट का प्रयोग करेंगे, इन कूटों के माध्यम से अपने उत्तर को देंगे। तो देख लेते हैं हम लोग क्या है पहला प्रश्न, मतलब दूसरा। जो पहला स्टेटमेंट है कि जैव विविधता अधिनियम को जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में निहित उद्देश्यों को लागू करने के लिए अधिनियमित किया गया था। भारतीय वन्यजीव संस्थान का गठन जैव विविधता अधिनियम 2002 के तहत किया गया था। अब यहाँ पर जो बात आती है दोस्तों कि दूसरा स्टेटमेंट तो गलत हो जाएगा, क्योंकि जो भारतीय वन्यजीव संस्थान है उसका जो गठन किया गया था वो तो भारतीय वन्यजीव संस्थान का जो गठन था वो बाद में, मतलब पहले ही कर लिया गया था। जबकि यहाँ पर जो पहला स्टेटमेंट है जैव विविधता पर जो संयुक्त कन्वेंशन हुई थी 1992 में, तो सीबीडी जिसे हम लोग कहते हैं, इसी को ध्यान में रख के आगे 2002 का अधिनियमित किया गया। तो पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा मतलब पहला सही है और दूसरा गलत है। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 3? तो पहले तो हम यहाँ देख लेते हैं, प्रश्न पढ़ते हैं कि जैविक घटकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पूछा जा रहा है सही। इन्हीं शब्दों को अगर आप समझते हैं कि सही पूछ रहा है या गलत पूछ रहा है, तो आपका उत्तर 90% चांसेस रहेंगे कि आपके सही हो जाएंगे। मृदा, जल, वायु, प्रकाश जैविक घटकों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अपरदनकारी कार्बनिक पदार्थ को विघटित करते हैं। तो अब आप देखेंगे यहाँ पर कि आपका स्टेटमेंट क्या होना चाहिए? पहला तो गलत हो जाना चाहिए। क्यों गलत होगा भैया? क्योंकि जल, वायु, मृदा, प्रकाश ये सब जैविक घटक नहीं है, बल्कि ये सब अजैविक घटक हैं। जैविक घटक वो होते हैं जिनमें जीवन होता है, और मिट्टी में, वायु में, प्रकाश में कोई जीवन नहीं होता है, ये तो अजैविक घटक होते हैं। तो पहला तो गलत हो गया। और अपरदकारी जिसे हम डिकम्पोजर कहते हैं, वो कार्बनिक पदार्थ को विघटित करते हैं। तो जो बिल्कुल ही सही बात है ये, तो दूसरा सही हो जाएगा। तो इस आधार पे आप देखेंगे कि थर्ड का सी आंसर इज करेक्ट हो जाएगा, केवल दूसरा स्टेटमेंट सही है। अगले प्रश्न को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है।
यहाँ पर बोंगो सागर अभ्यास के बारे में चर्चा की गई है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। यह भारत और बांग्लादेश के बीच एक द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है। दूसरा स्टेटमेंट, इस अभ्यास का आयोजन हिंद महासागर में किया गया था क्या। तो आप देखेंगे कि पहला स्टेटमेंट तो यहाँ पे सही दिया गया है कि जो बोंगो सागर अभ्यास है ये भारत और बांग्लादेश के बीच किया गया था। पहला स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन दूसरा स्टेटमेंट गलत है यहाँ पे, क्योंकि हिंद महासागर में नहीं बल्कि ये बंगाल की खाड़ी में आयोजित किया गया था। कहाँ पे? बंगाल की खाड़ी में आयोजित किया गया था। तो दूसरा गलत है, तो इस आधार पर 4 का ए आंसर इस करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम लोग। 5 में क्या कहता है, साइकेड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पे फिर से सही पूछा जा रहा है। तो साइकेड एक आवृतबीजी वृक्ष है और ये देश के पश्चिमी और पूर्वी घाटों में पाए जाते हैं। तो अगर आप देखेंगे कि केवल सी आंसर सही होगा, क्योंकि ये पश्चिमी और पूर्वी घाटों में तो पाए जाते हैं। जैसे पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट क्या होते हैं, मान लीजिए मैंने दक्षिण भारत का हिस्सा बना दिया, तो ये आपके पश्चिमी घाट होते हैं जहाँ पे गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा मिलेगा, और ये पूर्वी घाट है जहाँ पे आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, आपका जो है कि उड़ीसा। तो इन दोनों ही क्षेत्रों में ये पौधे पाए जाते हैं, लेकिन ये आवृतबीजी जो है कि वृक्ष नहीं होते हैं, बल्कि कैसे वृक्ष होते हैं ये अनावृतबीजी वृक्ष होते हैं। कैसे होते हैं? ये अनावृतबीजी पौधे होते हैं। तो इसलिए जो है कि इनको पहला स्टेटमेंट गलत हो गया और दूसरा सही हो गया। अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, जो ऑयल स्पिल्स होते हैं दोस्तों, ऑयल स्पिल्स यानी तेल का रिसाव के निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। सामान्यतः समुद्र में जो है कि या महासागरों में जब किसी एक देश से दूसरे देश में तेल मंगाया जाता है, तो सामान्यतः वहाँ पे जो तेल का रिसाव होता है उसी के संबंध में इस बात को कहा जाता है। तो पहला स्टेटमेंट देखते हैं हम लोग, बायो रेमेडिएशन तेल रिसाव को साफ करने का सबसे तीव्र तरीका है और स्किमर्स ऐसे उपकरण हैं जिनका उपयोग जल की सतह पर गिरे हुए तेल को भौतिक रूप से अलग करने के लिए किया जाता है। तो अगर आप इसका सही उत्तर देखेंगे तो दूसरा स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन दोस्तों पहला स्टेटमेंट गलत है। क्यों गलत है, तो इसको भी हम लोग समझते हैं। क्योंकि जो बायो रेमेडिएशन है ये तीव्र तरीका नहीं है, बल्कि तेल के स्थानिक रूप से जलाने की जो क्रिया होती है, जब हम तेल को जला देते हैं तो उस तरीके से तेल जल्दी से जो है कि कम हो जाता है, लगभग 98% तक कम हो जाता है। तो इसीलिए 6 का क्या हो गया, 2 स्टेटमेंट सही हो गया। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार के निम्नलिखित में से किस वर्ग के लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस के अवसर पर एक नया मंच ई पेंशन पोर्टल की शुरुआत की गई है। पहला स्टेटमेंट है मतलब शारीरिक अक्षमता वाले वरिष्ठ नागरिक, निजी कंपनी के सेवानिवृत्त कर्मचारी, बीपीएल परिवार के वरिष्ठ नागरिक या सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी। तो अगर आप 7th का देखेंगे तो डी ऑप्शन हो जाएगा कि सेवानिवृत्त जो सरकारी कर्मचारी हो चुके हैं उनके लिए ई पेंशन पोर्टल की शुरुआत की गई है। जैसे अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, गवर्नमेंट नौकरी करने वाला व्यक्ति है, जब वो रिटायर होता है तो उसके लिए ये पेंशन खोली गई है। अगला प्रश्न है, सूर्य के निम्नलिखित स्तरों को अंदर से बाहर की ओर क्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। जो हम लोग सन को देखते हैं दोस्तों, जैसे मान लीजिए ये सन है, तो यहाँ पे आप कुछ बाहर की चीज़ों को देखते हैं, ऐसे ऐसे जो प्रकाश होता है, लेकिन इसमें भी एक परत होती है, फिर इसमें भी एक परत होती है, फिर केंद्र में भी होती है। तो इन सभी चीज़ों को आपको क्रम से लगाने के लिए कहा जा रहा है और ये प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, यानी कि सबसे अंदर मिलेगा आपको क्रोड, जिसका तापमान बहुत अधिक होता है। उसके बाहर आप निकलो, जैसे ये क्रोड हो गया, उसके बाहर आप आओगे तो प्रकाश मंडल देखने को मिलेगा। फिर और भी बाहर अगर आप आएंगे तो वर्णमंडल देखने को मिलेगा, और बाहर आएंगे तो आपको किरीट देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें और जो किरीट देखने को मिलेगा, तो ये था इसका सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में से कौन सा एकमात्र स्तनपायी जीव है जो उड़ सकता है। तो उड़ने वाली गिलहरी होती है दोस्तों, और चमगादड़ भी। तो अब आप ध्यान दीजिएगा कि चमगादड़ विश्व में उड़ने वाला एकमात्र स्तनपायी होता है। ध्यान दीजिएगा, ये किस में आते हैं, स्तनपायी में आते हैं, क्योंकि इनके पास स्तन होते हैं इसलिए इनको स्तनपायी जीव भी कहते हैं। और यह चमगादड़ है जो उड़ता भी है और उल्टा लटकता भी। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो यहाँ पर दोस्तों अब सही का चयन करना है। अब आपको पढ़ना होगा कि सही कौन सा है। यह नए उद्यम स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने की एक योजना है
और इसे खादी और ग्राम उद्योग आयोग केवीआईसी के द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। तो बिल्कुल यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं कि खादी जो ग्राम उद्योग आयोग है उसके द्वारा इसे संचालित किया जा रहा है, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम जो है कि। और यहाँ पर अब आपको एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात है कि ये जो केवीआईसी है इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है और कौन कौन इसके कार्य होते हैं, ये सभी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो 10 का हो जाएगा बी आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 का खिताब जीता। यानी कि जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम होते हैं, एक होता है खेलो इंडिया यूथ गेम, तो ये यूनिवर्सिटी स्तर पे जो गेम्स होते हैं उसके खिताब को किसने जीता, तो जैन विश्वविद्यालय के द्वारा जीता गया। और ये जैन विश्वविद्यालय कौन सा है दोस्तों, तो ये बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। ध्यान दीजिएगा, ये बेंगलुरु कर्नाटक का जो जैन विश्वविद्यालय है उसके द्वारा यह खिताब जीता गया। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं हम लोग। कीट भक्षी पौधों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। आपने छोटे पर एक स्टोरी पढ़ी होगी क्लास 7th 8th में कि एक ऐसा पौधा होता है जब उसके ऊपर कोई छोटा सा पक्षी या जो है कि कोई कीट फतिंगा बैठता है तो अपनी पत्ती को तुरंत बंद कर देता है। ठीक है, तो वो क्या करता है कि उसी के माध्यम से भोजन ग्रहण करता है। तो उसी को हम कहते हैं, क्या कहते हैं कि कीट भक्षी एक पौधा है वो। तो आइए उसके आंसर के बारे में हम समझते हैं। उनके अक्सर कई आकर्षण होते हैं जैसे चमकीले रंग और मीठा स्राव, और ड्रोसेरा और एल्ड्रोवांडा इसके उदाहरण होते हैं क्या, ऐसा ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जी बिल्कुल हम कह सकते हैं कि ये दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। ये ऐसे पौधे होते हैं जो चमकीले रंग के होते हैं, तो कुछ भंवरे इस पे आके बैठ जाते हैं आकर्षित होकर, और फिर ये क्या करते हैं, उन भंवरों को खा जाते हैं, यानी कि अपने मुँह को बंद कर लेते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे कथन ए है और कारण आर है, इस पे बात करते हैं। संक्रमिका में प्रजातियों की एक नई श्रेणी पाई जाती है। संक्रमिका का मतलब होता है इकोटोन, और इकोटोन दोस्तों किसे कहा जाता है, तो हम यहाँ समझ रहे थे इकोटोन। इकोटोन का मतलब होता है जहाँ पे स्थलखंड और जलमंडल का जो आपस में संगम होता है, तो इस वाले क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, इकोटोन कह देते हैं। क्या कहते हैं इसको हम, इकोटोन। और यहाँ पे किसकी विशेषता है, यहाँ पे इसकी जलमंडल की विशेषता भी है और प्लस स्थल की भी विशेषता यहाँ पर पाई जाती है। तो इसमें प्रजातियों की नई श्रेणी पाई जाती है, बिल्कुल सही बात है। और संक्रमिका दो या दो से अधिक विविध पारिस्थितिकी तंत्रों के बीच का संगम क्षेत्र होता है। बिल्कुल, हमने कहा कि एक स्थल मंडल हो गया, एक जल मंडल हो गया, इनके बीच के क्षेत्र को ही तो ये कहा जाता है। अगर आप गौर से समझ पा रहे हो तो इसी क्षेत्र को जो है कि हम इकोटोन जोन कहते हैं। तो यही होता है इकोटोन। तो इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ए, यानी पहला ए और आर दोनों सही है, और दोनों ही एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहे हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 14। अब इसको हम बड़ा कर लेते हैं थोड़ा, क्योंकि जूम किया गया था, क्योंकि आपको प्रश्न पूरी तरीके से दिख जाए। 14 में कह रहा है, हाल ही में चर्चा में रहा 17वां एशिया मीडिया शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। कहाँ पर किया गया था यह, तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी, मतलब सी, एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट द्वारा, इसके द्वारा जो है कि आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है, जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम 2018 को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने पर लक्षित किया गया। यानी कि इसमें 2018 का जो संशोधन अधिनियम आया उसमें हम किस चीज़ को जो है कि चरणबद्ध तरीके से बंद करने फोकस कर रहे हैं, तो क्लोरीन युक्त जो प्लास्टिक के बैग हैं हम इसे समाप्त कर रहे हैं। और 1 जुलाई, अगर मैं आपको बताऊं, 1 जुलाई 2022 से हमने सिंगल यूज प्लास्टिक को भी जो है कि बैन कर दिया है। सिंगल यूज प्लास्टिक जो हम यूज करते हैं उसको भी समाप्त कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 16। प्रवाल विरंजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो पहले तो पूछा जा रहा सही, तो हम पहले सही को समझते हैं कि कौन कौन से स्टेटमेंट यहाँ पे सही हैं। जब प्रवालों पर दबाव पड़ता है तो वह अपने ऊतकों के अंदर रहने वाले जुजैंथली को अलग कर देते हैं, और साथ ही साथ प्रवाल विरंजन एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। जी, प्रवाल विरंजन बिल्कुल एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, लेकिन जब हम प्राकृतिक पर्यावरण में प्रदूषण की ज़्यादा मात्रा होती है या ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है तो ये प्रक्रिया ज़्यादा तेज़ी से होती है, जो हानिकारक होती है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है और पहला भी स्टेटमेंट सही है, क्योंकि जुजैंथली को ही हम शैवाल कहते हैं, जो रंगीन शैवाल होते हैं जो इनके ऊपर रहते हैं, और इसी की वजह से ये प्रवाल हमें रंगीन दिखाई देते हैं। लेकिन जब इनके ऊपर दबाव पड़ता है तो ये क्या करते हैं, उनको अपने ऊपर से हटा देते हैं। तो इसलिए यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी 1 और 2 दोनों ही सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन 2022 का आयोजन किया जा रहा है। कहाँ पे किया जा रहा है दोस्तों, बंगलुरु में किया जा रहा है।
ये करंट अफेयर्स का प्रश्न है, इसको आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 18 है, फाइटोप्लैंक्टन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? यह सभी पौधों से उत्पादित 90% से अधिक ऑक्सीजन का उत्पादन करता है। फाइटोप्लैंक्टन को विकास और प्रजनन के लिए नाइट्रोजन और फास्फोरस की आवश्यकता होती है। तो आपका उत्तर होना चाहिए केवल दूसरा, क्योंकि दूसरा स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन यह सभी पौधों से उत्पादित 90% से अधिक ऑक्सीजन का उत्पादन करता है, तो यह स्टेटमेंट गलत है दोस्तों। कि इतना तो नहीं, लेकिन हाँ मान के चल सकते हो कि आप 60% के आसपास जो है कि ये ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं, लेकिन 90% नहीं करते हैं, इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत हो जाता है। मजा। अगला प्रश्न है, क्योटो प्रोटोकॉल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अब यहाँ पे ध्यान देना कि सही नहीं पूछा जा रहा है, तो हम देखते हैं कौन सा गलत है। यह औद्योगिक देशों के लिए एक बाध्यकारी उत्सर्जन की कमी को लक्ष्य को निर्धारित करता है। यह वर्ष 2008 में लागू हुआ। इसने उत्सर्जन के व्यापार के आधार पर एक बाजार तंत्र विकसित किया। वर्तमान में क्योटो प्रोटोकॉल में 192 पक्षकार देश शामिल हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि इसका बी वाला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि दोस्तों इसे वैसे तो देखा जाए तो 1997 में जो है कि इसे अपनाया गया था जापान के क्योटो शहर में, लेकिन इसको जो लागू किया गया, प्रभावी किया गया, वो 2005 से ही प्रभावी कर दिया गया, 2005 से लागू किया गया। और ये दुनिया का एकमात्र मैं कह सकता हूँ कि ऐसा समझौता है जो सभी देशों पर बाध्यकारी है। लगभग 192 देशों पर ये बाध्यकारी है, इसके निर्णय को मानना कंपलसरी है। अगला प्रश्न है, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई कितनी है? तो 296.07 किलोमीटर है और ये लगभग 7 जिलों से होकर जाता है। तो अब इन जिलों की लिस्ट आपको बतानी है कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत का कौन सा स्थान है? तो इसका अगर आप उत्तर देखेंगे तो 150 यानी कि 150वां स्थान जो है कि भारत का विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में है। और अगले प्रश्न को अगर हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, चेन कुरुंजी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो ये सही पूछा जा रहा है यहाँ पर फिर से, तो बताना है हमें कि यह हिमालय में पाया जाता है। तो जी नहीं, यह हिमालय में नहीं पाया जाता है। और अगर हम आगे देखें ये पाया कहाँ जाता है, तो दोस्तों ये पाया जाता है आपके पश्चिमी घाट पे, यानी कि गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र के तट पर। और इसका उपयोग गठिया के उपचार में किया जाता है। बिल्कुल, जो बीमारी होती है गठिया, उसके लिए जो है कि इसका प्रयोग किया जा सकता है। तो इसलिए सी आंसर हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। अच्छा, ये पश्चिमी घाट में भी कहाँ पर पाया जाता है मुख्य रूप से? तो देखा जाए तो जो अगस्त्य मलाई जो बायोस्फीयर रिजर्व है नीलगिरी पहाड़ियों के पास, कर्नाटक के आसपास, तो वहाँ पे इसको पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, यहाँ पे कुछ बायोम हैं और उनके जो क्षेत्र हैं उनको मिलान करना है। जैसे टैगा बायोम की बात करें, टुंड्रा बायोम की, सवाना की और घास भूमि की, तो ये हमें मिलान करने हैं। तो चलिए मिलान कर लेते हैं हम लोग। टैगा को अगर हम देखेंगे तो उप आर्कटिक क्षेत्र में मिलेंगे, लेकिन वहीं टुंड्रा की बात करेंगे तो पूरी तरीके से आर्कटिक क्षेत्र में मिलते हैं। सवाना की बात करेंगे तो ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में होते हैं। और घास भूमि की बात करेंगे तो ये समशीतोष्ण क्षेत्र में होते हैं, जहाँ पे वृक्ष तो नहीं मिलते हैं, लेकिन हाँ कुछ घास के मैदान मिलते हैं। तो इस आधार पे इसका बी आंसर हो जाएगा कि ए का 2, बी का 4, सी का 1 और डी का 3। अगले प्रश्न को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। हाल ही में चर्चा में रहा लेवेंडर फेस्टिवल का आयोजन किया गया था। कहाँ पे आयोजन किया गया था मेरे दोस्तों? तो ये बी ऑप्शन से हो जाएगा, जम्मू कश्मीर में किया गया था। जब से ये यूनियन टेरिटरी बना है तब से इस पे बहुत सारे प्रश्न बनने की संभावना है और हो सकता है इस बार इसका एक प्रश्न बन भी जाए। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से कौन सा आवृत्तबीजी पौधा नहीं है? अब यहाँ बताना है कि आवृत्तबीजी पौधा नहीं है। तो आप इसको देखेंगे, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शंकु वृक्ष। कौन सा वृक्ष जो है कि आवृत्तबीजी नहीं है? शंकु वृक्ष जो है कि आवृत्तबीजी नहीं होते हैं। आगे देख लेते हैं हम लोग अगले प्रश्न को। निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद इको मार्क योजना के अंतर्गत नहीं आता है? अब यहाँ पर पहले समझिएगा कि इको मार्क जब कहा जाता है आपसे, तो कई बार ऑप्शन आता है कि इको मार्क जो उत्पाद होते हैं वो किसको दिए जाते हैं, कृषि से संबंधित या पर्यावरणीय अनुकूल। तो इको का मतलब होता है दोस्तों इकोलॉजी, यानी कि पर्यावरण। तो जो प्रोडक्ट पर्यावरण के अनुकूल होते हैं हम उनको ही इको मार्क देते हैं। और यहाँ कह रहा है कि कौन इसके अंतर्गत नहीं आता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कहने का मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हुआ कि स्नेहक तेल भी आता है, लकड़ी के विकल्प भी आते हैं और अग्निशामक भी आते हैं। ये सभी इको मार्क में आते हैं, लेकिन पूछा जा रहा है इको मार्क में नहीं आते, तो इनमें से कोई भी नहीं है जो इको मार्क में नहीं आता है। ये सभी के सभी आते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 को देखते हैं।
किस राज्य में देश के पहले ग्रीनफील्ड अनाज आधारित इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया जा रहा है? ये देश का पहला होगा, तो ये बिहार में आयोजित किया गया है और ये बिहार में बनाया जा रहा है। कहाँ पर बनाया जा रहा है? तो ये बिहार के पूर्णिया जिले में बनाया जा रहा है। कहाँ पर बनाया जा रहा है दोस्तों? पूर्णिया जिले में। अगले प्रश्न को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। कणकीय प्रदूषण, जिसको हम लोग पार्टिकुलेट मैटर भी कहते हैं, PM2.5 एक होता है और PM10 होते हैं, के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? कणकीय प्रदूषक केवल एरोसोल के रूप में होते हैं और 10 माइक्रोन से बड़े कणकीय प्रदूषक नसिका मार्ग में प्रवेश कर सकते हैं। तो ध्यान देने वाली बात है कि तो आप देखेंगे कि पहला स्टेटमेंट तो गलत है, क्योंकि केवल ये एरोसॉल ही नहीं होते हैं, बल्कि ये धुएं और औद्योगिक जो धुएं होते हैं या वाहनों से निकलने वाले धुएं होते हैं और आग से निकलने वाले धुएं, तो उनके माध्यम से भी ये होते हैं। तो पहला तो गलत हो गया, लेकिन दूसरा बिल्कुल सही है कि जो 0.10 अर्थात कि इसी को हम 10 माइक्रोन के रूप में जानते हैं और ये आसानी से हमारी नाक के माध्यम से प्रवेश कर सकते हैं फेफड़ों में। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है, इसलिए 28 का हो गया सी ऑप्शन करेक्ट। और अगले प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वन्यजीव अभ्यारण्य को उत्तर प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है? तो रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य, जो कि कहाँ पे स्थित है? चित्रकूट में स्थित है और इसको अभी हाल ही में जो है कि मान्यता दे दी गई। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि यूपी में 4 टाइगर रिजर्व हो गए हैं। पहले अगर हम टाइगर रिजर्व की बात करते हैं तो एक टाइगर रिजर्व आपका मिलेगा दुधवा टाइगर रिजर्व, जो आपका लखीमपुर खीरी में, पिछली बार प्रश्न पूछा भी गया इस पर। और दूसरा आपको मिलेगा पीलीभीत टाइगर रिजर्व, जो पीलीभीत में ही है। तीसरा आपको मिलेगा अमनगढ़, ठीक है, अमनगढ़ जो है कि टाइगर रिजर्व, ये कहाँ पे है? ये आपके बिजनौर में है। कहाँ पे दोस्तों? बिजनौर में। और चौथा रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य, जो चित्रकूट में है। तो अगले प्रश्न की ओर चलते, तो क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, दवाओं की आसान उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार कितने जिलों में ड्रग वेयर हाउस स्थापित करेगी? तो ये दोस्तों प्रत्येक जिले में एक एक जो है कि ड्रग वेयर हाउस को स्थापित किया जाएगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 75, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं और 75 जिलों में एक एक जो है कि ड्रग वेयर हाउस इस्टेब्लिश किए जाएंगे। अगला प्रश्न है, वर्ष 2022 में राष्ट्रीय लुप्तप्राय प्रजाति दिवस मनाया गया। सही जवाब हो जाएगा बी यानी सी, 20 मई को मनाया गया था। अगला प्रश्न है, यहाँ सूची 1 राष्ट्रीय उद्यान है और सूची 2 में स्थान है, उन्हें हमें मिलाना है। जैसे सियाडल पीक राष्ट्रीय उद्यान की बात करेंगे तो ये अंडमान निकोबार हो जाएगा, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान ये बिहार हो जाएगा, गिर राष्ट्रीय उद्यान यह गुजरात हो जाएगा और कालेसर राष्ट्रीय उद्यान यह हो जाएगा आपका हरियाणा। तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा 32 का बी। ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3। अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 33 है, राष्ट्रीय कृषि आयोग ने पहली बार सामाजिक वानिकी शब्द का प्रयोग कब किया था? तो 1976 में किया गया था। अगला प्रश्न है, न्यू डेवलपमेंट बैंक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पूछा जा रहा है सही। बोर्ड ऑफ गवर्नेंस की 7वीं वार्षिक बैठक का मुख्य विषय एनडीबी अधिकतम विकास प्रभाव था और एनडीबी ने भारत में अपने क्षेत्रीय कार्यालय की स्थापना की घोषणा की है। ये जो एनडीबी है दोस्तों, ये आपने ब्रिक्स संगठन सुना होगा, जो आपके ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इनके द्वारा जो है कि 2015 में इसकी स्थापना की गई थी, न्यू डेवलपमेंट बैंक। और इसका जो मुख्यालय है वो शंघाई में है, चीन में। लेकिन अब क्या हाल ही में पूछा जा रहा है कि भारत में भी अपना क्षेत्रीय कार्यालय इसके द्वारा खोला जाएगा? तो आप इसका सही जवाब देंगे बी, यानी कि 1 और 2 दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं कि भारत में भी इसका एक क्षेत्रीय कार्यालय अब खोला जाएगा। साथ ही साथ जो है कि पहला स्टेटमेंट भी सही है। क्वेश्चन नंबर 35 को हम लोग देखेंगे कि अंतरजातीय परिजीविता क्या है? अंतरजातीय परिजीविता, जिसको हम एमेंसिलिज्म भी कहते हैं, इसके संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें एक प्रजाति को लाभ होता है जबकि दूसरी प्रजाति जो है कि अप्रभावित होती है इससे। और वहीं पूछा जा रहा है आपसे कि कुटकी या टिक द्वारा रक्त चूसकर पोषक प्राप्त करना अंतरजातीय परजीविता का उदाहरण है। तो आप सही जवाब देंगे डी, कि न तो पहला सही है और न ही दूसरा सही है दोस्तों। क्यों? क्योंकि जब एक जाति का दूसरी जाति पर पड़ने वाले प्रभाव नकारात्मक या नुकसानदेह होता है तो हम कहते हैं, लेकिन पहली जाति और दूसरी जाति का प्रभाव पता लगाने योग्य नहीं होता है। तो एमेंसिलिज्म के बारे में ये दोनों ही कथन गलत हैं। अगला प्रश्न है, लक्षद्वीप में से निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है? तो प्रवाल भित्ति कहाँ नहीं है? तो देखिए, लक्षद्वीप द्वीप समूह में भी है, कच्छ की खाड़ी में भी है, मन्नार की खाड़ी में भी है, लेकिन खंभात की खाड़ी में नहीं है दोस्तों। कहाँ पे नहीं है ये? खंभात की खाड़ी में जो है कि प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है, या इसी को हम
दूसरे शब्द में कहें तो कैम्बे की खाड़ी भी कभी कभी प्रश्न में आ जाता है। तो कैम्बे की खाड़ी कहिए या फिर खंबात की खाड़ी कहिए, यहाँ पर प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है। अगले प्रश्न को देखते 37। 7 मई 2022 को उत्तर प्रदेश सरकार ने किस विभाग के निर्देशन में राज्य के प्रत्येक जिले में हाईटेक नर्सरी विकसित करने का निर्देश दिया है? तो ध्यान देने वाली बात है यहाँ पर कि इसका जो इम्पॉर्टेंट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ग्रामीण विकास विभाग। इसके द्वारा जो है कि निर्देश दिया गया है कि प्रत्येक जो है कि जिले में हाईटेक नर्सरी का विकास किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, राष्ट्रीय उद्यानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? राज्य सरकार किसी क्षेत्र को राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर सकती है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 ने राष्ट्रीय उद्यानों के लिए संरक्षण मूल्य निर्दिष्ट किया है। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है कि राज्य सरकार राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर सकती है, लेकिन दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत है, इसलिए 38 का ए हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 है, देखिए सस्टेनेबल यूज़ ऑफ वाइल्ड स्पीसीज असेसमेंट रिपोर्ट प्रकाशित की गई है। किसके द्वारा यह प्रकाशित की जाती है? तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, IPBES यानी इंटर गवर्नमेंटल साइंस पॉलिसी प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज, इसके द्वारा यह प्रकाशित रिपोर्ट की जाती है। अगले प्रश्न को देखें, सहायक प्रौद्योगिकी पर वैश्विक रिपोर्ट यानी कि GREAT, सहायक प्रौद्योगिकी जो होती है उस पर एक वैश्विक रिपोर्ट संयुक्त रूप से प्रकाशित की गई है और यह किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो ये WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और यूनिसेफ के द्वारा संयुक्त रूप से प्रकाशित की जाती है। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 हम लोग देखेंगे, 22 मई 2022 को से 22 मई 2023 तक निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध व्यक्ति की 250वीं जयंती मनाई जा रही है? यानी कि पूरे के पूरे एक साल मनाई जा रही है और इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा राजा राम मोहन राय जी, यानी कि पूरे एक वर्ष तक इनकी 250वीं जयंती मनाई जाएगी। अगला प्रश्न है 42, संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस दशक को डिकेड फॉर डेजर्ट्स एंड द फाइट अगेंस्ट डेजर्टिफिकेशन का दशक के रूप में घोषित किया गया? यानी कि रेगिस्तान यानी मरुस्थल को रोकने के जो प्रयास हो रहे हैं UNO के द्वारा, तो इसको 2010 से 2020 के जो है कि दशक को घोषित किया गया है UNO के द्वारा कि डेकेड फॉर डेजर्ट्स एंड द फाइट अगेंस्ट डेजर्टिफिकेशन, मतलब वायु जो मरुस्थलीकरण बढ़ रहा है, रेगिस्तानी जो क्षेत्र बढ़ रहा है उसको रोकना है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 43, मरुस्थल बायोम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इस पे हम विचार करेंगे कि सही, यहाँ 25 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा होती है, बिल्कुल सही बात है। और इस बायोम में पेड़ों की पत्तियाँ मांसल हो जाती हैं यानी कि गूदेदार हो जाती हैं, कटीली भी हो जाती हैं। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है यहाँ पे, तो पहला और दूसरा दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 44 को देखेंगे हम लोग, IFPRI की वैश्विक खाद्य नीति रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे सही कथन पे विचार करना है। जलवायु परिवर्तन के कारण भारत को बढ़ती भुखमरी के साथ साथ खाद्य उत्पादन में गिरावट की दोहरी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल यहाँ पे ये जो बात कही जा रही है कि बिल्कुल सही है कि जैसे जैसे जलवायु परिवर्तन होता रहेगा वैसे भुखमरी तो बढ़ेगी, साथ ही साथ हमारे यहाँ उत्पादन भी गिरेगा, जो डबल जो है कि मार होगी, यानी कि ज़्यादा जो है कि प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो पहला स्टेटमेंट सही है। जलवायु परिवर्तन का प्रभाव भारतीयों की औसत कैलोरी खपत पर भी पड़ेगा, तो इसके सेंस में ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही गलत है, तो दूसरा गलत है, इसलिए 44 का ए स्टेटमेंट सही होने की वजह से ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, यहाँ पे कुछ संगठन दिया और उनकी स्थापना, तो इनको मिलान करना है। जैसे अगर आप देखेंगे संगठन और स्थापना वर्ष, भारतीय पशु कल्याण बोर्ड, अगर हम देखते हैं इसको कि भारतीय पशु कल्याण बोर्ड की, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1962 में इसको स्थापित किया गया था। वहीं केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की बात करेंगे तो इसको स्थापित किया गया था 1992 में, और राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण ये 2003 में, और वन्य जीव अपराध नियंत्रण बोर्ड या ब्यूरो ये 2007 में स्थापित किया गया था। तो इस आधार पर आप 45 का ए आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, मानव एवं जैव मंडल जो कार्यक्रम होता है मैब, यह पहल जो है कि किसके द्वारा आयोजित की जाती है? तो ये यूनेस्को की पहल होती है मैब, जिसको हम कहते हैं मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व कार्यक्रम जो होता है, ये यूनेस्को की एक पहल है। क्वेश्चन नंबर 47 है, हाल ही में निम्नलिखित में से किसे उत्तर प्रदेश का नया महाधिवक्ता नियुक्त किया गया है? तो जो नया महाधिवक्ता वो कौन बनाया गया? अजय कुमार मिश्रा जी को बनाया गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आपको याद रखना है।
क्वेश्चन नंबर 48 है, एक विशेष भूभौगोलिक क्षेत्र में विभिन्न प्रजातियों के विकास का एक ऐसा प्रक्रम जो एक बिंदु से शुरू होकर अधिवास के अन्य क्षेत्रों तक प्रसारित होता है, क्या कहलाता है दोस्तों? तो ये अनुकूली विकिरण कहलाता है। क्या कहलाता है? अनुकूली विकिरण कहलाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है, पारिस्थितिकी अनुक्रमण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? द्वितीय अनुक्रमण में जीवित प्राणी पहली बार अनावृत या नवनिर्मित चट्टान में निवास करता है, यह देखना है। और अनुक्रमण में क्रमिक प्रजातियां चरमोत्कर्ष प्रजातियों की ओर अग्रसर होती हैं। तो देखिए, जब किसी खाली स्थान पर जब कोई पहली बार कोई स्पीसीज आती है, जैसे लाइकेन, मॉस या घास वगैरह या काई जो हम लोग देखते हैं पानी के पास या तटीय क्षेत्रों में, तो ये जो है कि द्वितीय अनुक्रमण नहीं दोस्तों, पहले अनुक्रमण यानी कि जो प्राथमिक अनुक्रमण होता है वहाँ पर ये जाती हैं। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया कि ये जो पहली बार अनावृत चट्टानों पर निवास करती हैं तो ये प्राथमिक अनुक्रमण कहलाता है, न कि द्वितीय अनुक्रमण। और दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि लगातार जो प्रजातियाँ होती हैं वो अपने विकास की ओर विकसित होती हैं, मतलब आगे की ओर बढ़ती हैं। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है, तो इसलिए 49 का सी आंसर हो जाएगा, दो स्टेटमेंट सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, इंडिया एआई के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? भारत का राष्ट्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता पोर्टल इंडिया एआई कृत्रिम बुद्धिमत्ता और संबद्ध क्षेत्रों पर एकल केंद्रीय ज्ञान के केंद्र हैं। और दूसरा, इंडिया एआई इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन और आईआईटी मद्रास का एक संयुक्त उद्यम है। तो ये बड़ा ही टिपिकल प्रश्न दे दिया है, तो पहला ही स्टेटमेंट केवल सही है, दूसरा और तीसरा जो है कि ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है, क्योंकि ये इनकी संयुक्त पहल नहीं है, बल्कि ये राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीज़न और जो इलेक्ट्रॉनिक सूचना मंत्रालय है ये तो सही है, लेकिन आईआईटी मद्रास नहीं दोस्तों, इसकी जगह पे नेस्कॉम को आपको शामिल करना है। किसको शामिल करना है? नेस्कॉम। तो इनकी संयुक्त पहल है, आईआईटी मद्रास इसमें नहीं आएगा, तो दूसरा गलत है, पहला सही है, तो 50 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 देख लेते हैं। पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किसने स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स फॉरेस्ट यानी कि सोफो 2022 जारी किया है? तो खाद्य और कृषि संगठन यानी कि FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यह रिपोर्ट जारी की जाती है। अगला प्रश्न 52 नंबर पे, हम इसको देखते हैं। जलीय जीवों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नितलस्थ जीव वे जीव हैं जो जलराशियों के तल में पाए जाते हैं, और पेरीफाइटन अनासक्त जीव हैं जो जलवायु अंतरा पृष्ठ पर रहते हैं, जैसे प्लावी पादप होते हैं, उनके बारे में बात कर रहा है। तो देखिए, पहला तो सही है कि जो समुद्र के तल पे यानी कि जो समुद्र का जो ज़मीन होता है वहाँ पर जो जीव पाए जाते हैं उनको हम नितलस्थ कहते हैं, यानी कि हम उन जीवों को यहाँ पर देखते हैं, जिसको हम इंग्लिश की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है यहाँ पे देखिए, तो उसको हम लोग कहते हैं दोस्तों बेंथोस। क्या कहते हैं उसको? हम बेंथोस कह देते हैं, जो समुद्र के तल पे पाए जाते हैं। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन दूसरा गलत है, इसीलिए 52 का ए आंसर हो जाएगा, केवल ए। अगले प्रश्न को देखें 53, भारत में सबसे पुराना विद्यमान चिड़ियाघर कौन सा है? तो यह जो प्रश्न पूछा जा रहा है तो सही जवाब हो जाएगा मार्बल पैलेस चिड़ियाघर। कौन सा सही हो जाएगा? मार्बल पैलेस चिड़ियाघर। और ये कहाँ पे स्थित है? तो ये आप देखेंगे कलकत्ता में स्थित है। कहाँ पे? कलकत्ता। अगला प्रश्न है यहाँ पर, उत्तर प्रदेश का पहला जनजातीय संग्रहालय थारू जनजातीय संग्रहालय किस जिले में खोला जा रहा है? तो सही जवाब हो जाएगा बलरामपुर। बलरामपुर जिले में यह खोला जा रहा है, जो कि गोंडा मंडल में आता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 55, ड्रैगन फ्रूट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो अब हम यहाँ पे सही स्टेटमेंट को पढ़ेंगे, जो सही होगा उस पर हम लोग टिक लगाएंगे। तो पहला दे रहा है कि भारत में इस फल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य मणिपुर है। जी नहीं, इसका जो सबसे बड़ा उत्पादक है वो मणिपुर तो है ही नहीं दोस्तों, बल्कि कौन हो जाएगा? मणिपुर ना होके बल्कि मिजोरम है। तो पहला तो गलत हो गया ड्रैगन फ्रूट के बारे में। दूसरा, इस पौधे की खेती कम पानी में शुष्क भूमि पर भी की जा सकती है। बिल्कुल सही बात है, तो इसलिए 55 का सी हो जाएगा कि दूसरा स्टेटमेंट सही है, पहला गलत। ड्रैगन फ्रूट अब कहाँ सबसे अधिक हो रहे हैं? मिजोरम में होते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है, डेंड्रोक्रोनोलॉजी किसके अध्ययन के लिए जानी जाती है? डेंड्रोक्रोनोलॉजी, तो ये किसी वृक्ष के वलयों द्वारा उसके आयु की गणना की जाती है, यानी कि वृक्ष की उम्र का पता लगाया जाता है डेंड्रोक्रोनोलॉजी के माध्यम से। अगला प्रश्न है, विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? रतन लाल को वर्ष 2022 का पुरस्कार प्रदान किया गया है।
आगे देखते हैं, यह पुरस्कार खाद्य और कृषि के लिए नोबल पुरस्कार के बराबर माना जाता है। तो दूसरा स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन पहले स्टेटमेंट की अगर हम बात करेंगे तो ये रतन लाल जी को नहीं दिया गया है, बल्कि ये किसे दिया गया है, सिंथिया जो व्यक्ति हैं उनका नाम है, आपको बस इतना याद रख लेना है कि ये सिंथिया नाम से जाने जाते हैं और ये नासा के वैज्ञानिक हैं। तो इनको ये दिया गया सिंथिया रोसेनबेक को, ये जो है कि पुरस्कार दिया गया है। और साथ ही साथ खाद्य और कृषि का नोबेल पुरस्कार होता है। तो पहला गलत है, दूसरा सही है, अर्थात 57 का सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पर। अगर हम बात करते हैं यूट्रिफिकेशन की, तो देखिए यूट्रिफिकेशन अर्थात सुपोषण की बात की जा रही है यहाँ पर। तो हम देखते हैं इसको, सुपोषण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए सुपोषण क्या है, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जल निकाय पोषक तत्वों से अत्यधिक समृद्ध हो जाती है। बिल्कुल सही बात है, जितना भी अधिक कार्बनिक कचरा हम लोग डालते हैं उससे जल निकाय क्या होता है, बहुत ही अधिक समृद्ध हो जाता है, भरपूर हो जाता है पोषक तत्वों से। तो पहला तो सही है। और यह समुद्र के अम्लीकरण के प्राथमिक कारणों में से एक होता है। तो यह भी सही होता है कि समुद्र का यहाँ पे अम्लीकरण बढ़ने लगता है। तो 58 का बी हो जाएगा कि पहला और दूसरा दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। अगला प्रश्न है 59, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत राष्ट्रीय गंगा नदी घाटी प्राधिकरण का गठन किया गया था। तो अब यहाँ पर जो पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय गंगा नदी प्राधिकरण का जो गठन किया गया था वो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत किया गया था। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 है, उत्तर प्रदेश में कितने स्थानों पर प्लास्टिक अपशिष्ट संग्रह केंद्र स्थापित किए जाएंगे। तो पूरे के पूरे 250 जो है कि जगहों पर प्लास्टिक अपशिष्ट संग्रह केंद्र स्थापित किए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 61 है, हाल ही में चर्चा में रहा रैट्स, जो रैट्स है निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो ये हम आपको बता दें कि ये जो रैट्स है ये एससीओ से संबंधित है और ये एससीओ की आतंकवाद निरोधी गतिविधियों को रोकने के लिए एक मतलब मैकेनिज्म है, एक तंत्र है जो क्या करता है, आतंकवाद से संबंधित जो भी गतिविधि होती है उसको रोकने के लिए ये होता है और इसका जो है कि एससीओ से संबंध होता है। तो हम लोग आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा फ्लोटिंग ट्रीटमेंट वेटलैंड जो है कि कौन सा है दोस्तों। तो ये हो जाएगा नेक नामपुर झील। ध्यान दीजिएगा, नेक नामपुर झील कहाँ पर स्थित है यह भी आपको याद होना चाहिए। तो ये हैदराबाद में है। कहाँ पे, हैदराबाद में नेक नामपुर झील जो देश में सबसे बड़ा फ्लोटिंग ट्रीटमेंट वेटलैंड है। अगला प्रश्न है, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब की गई थी। तो 1 अप्रैल 1973 को इसकी शुरुआत की गई थी प्रोजेक्ट टाइगर की। अगला प्रश्न है, भारत के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री ने उत्तर प्रदेश के रामपुर में किया था और कब किया था। तो 64 का भी हो जाएगा 13 मई 2022 को। और अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी, एक पुरस्कार दिया गया था, तो इसमें यूपी जो है कि शीर्ष पर था, यूपी शीर्ष पर था जिसने सबसे अधिक लगभग 8000 से अधिक जो है कि ये अमृत सरोवर का उद्घाटन कर दिया है यूपी ने पूरे भारत में। और यूपी में भी सबसे अधिक जो नंबर पे अगर आप देखोगे तो लखीमपुर खीरी जो है कि टॉप पर चल रहा है, जहाँ पे लगभग 356 के आसपास जो है कि सरोवरों की खुदाई हो चुकी है, निर्माण हो चुका है पूरी तरीके से। क्वेश्चन नंबर 65 को अगर हम देखें, उद्ध विकास के बारे में है। उद्ध विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही। पहला है, उद्ध विकास के दौरान कोई भी वेरिएंट पूरी तरह से समाप्त नहीं होता है। दूसरा है, दवा प्रतिरोधी बैक्टीरिया का उद्विकास मानव जनित क्रिया का एक उदाहरण है। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, क्योंकि जो कोरोना का जो वायरस वेरिएंट आया था ये पूरी तरीके से समाप्त नहीं होता है, उद्विकास के अंतर्गत इस प्रश्न को बनाया गया है। अगला प्रश्न है, कार्टेजना प्रोटोकॉल संरक्षण हेतु अपनाया गया। कार्टेजना जो प्रोटोकॉल था ये किसके संरक्षण के लिए बनाया गया था। तो ये जैव विविधता के संरक्षण के लिए इसको अपनाया गया था, कार्टेजना प्रोटोकॉल को। अगले प्रश्न को देखते हैं 67 के, हाल ही में भारत का पहला डिजिटल ऑटिज्म सपोर्ट नेटवर्क लॉन्च किया गया है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 67 का ए हो जाएगा, टाटा पावर कम्युनिटी डेवलपमेंट ट्रस्ट के द्वारा जो है कि इसको लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर 68 है, प्रवाल का किस जीव के साथ सहजीवी संबंध होता है। तो जूजेंथली के साथ होता है दोस्तों, यानी कि प्रवाल का शैवाल के साथ ही जो है कि सहजीवी संबंध होता है, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। एक क्या करता है, प्रवाल घर प्रदान करता है शैवालों को और शैवाल इसको भोजन प्रदान करती हैं प्रवालों को। क्वेश्चन नंबर 69 है, अमेजन फंड के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। अमेजन फंड एक REDD+ तंत्र है
वन उन्मूलन से निपटने हेतु प्रतिपूर्ति योग्य निवेश हेतु दान जुटाने के लिए अमेजन फंड बनाया गया है। अमेजन फंड का प्रबंधन ब्राजीलियाई विकास बैंक द्वारा किया जाता है। अमेजन फंड की एक मार्गदर्शन समिति कोफा है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कौन सा सही नहीं है, तो बी ऑप्शन जो है कि इसका सही हो जाएगा, क्योंकि बी वाला स्टेटमेंट गलत है। वन उन्मूलन से निपटने हेतु प्रतिपूर्ति योग्य निवेश हेतु दान जुटाने के लिए अमेजन फंड बनाया गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यह बल्कि मरुस्थलीकरण को रोकने से संबंधित है, तो इसीलिए REDD+ का तंत्र है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 70। फूड फॉरेस्ट प्रोजेक्ट के लिए उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किन जिलों की पहचान की गई है? तो यहाँ पर जो सही स्टेटमेंट हो जाएगा डी, क्योंकि कूट के हिसाब से देखा जाए तो 1, 2, 3 यानी बिजनौर, रामपुर और सहारनपुर, इन तीनों ही जिलों को उत्तर प्रदेश में फूड फॉरेस्ट प्रोजेक्ट के रूप में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा बेपोर बंदरगाह स्थित है। तो बेपोर बंदरगाह केरल में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? केरल में। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 72 को। लुप्त प्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर अभिसमय साइट्स सरकारों के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है और यह किस वर्ष लागू हुआ? तो यह 1975 में लागू हुआ। किस वर्ष लागू हुआ दोस्तों? तो ये 1975 में। और यह भी एक बाध्यकारी जो है कि नियम बनाता है। क्या करता है? यह भी एक बाध्यकारी है और इसमें वर्तमान में 183 देश हैं, यानी कि 183 देश शामिल हैं और भारत भी जो है कि इसमें शामिल है। क्वेश्चन नंबर 73 को अगर हम देखते हैं, पूछा जा रहा है सल्फर डाइऑक्साइड के कारण आँख, गले और फेफड़ों में जलन होती है। तापीय ऊर्जा संयंत्र वायु में सल्फर डाइऑक्साइड उत्सर्जित करते हैं क्या? तो ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, तो आप बिल्कुल कहोगे कि हाँ, दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं और दोनों एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 74 है, उत्तर प्रदेश के बागवानी और खाद्य प्रसंस्करण विभाग के लिए पंचवर्षीय कार्य योजना रोड मैप के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उत्तर प्रदेश सरकार ने 17 मई 2022 को बागवानी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग के लिए एक पंचवर्षीय कार्य योजना या रोड मैप तैयार किया। तो बिल्कुल जी, बिल्कुल सही बात है ये। दूसरा है, खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए 45 इक्वेशन केंद्र और 11 मेगा फूड एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया। तो ये भी बात सही कि 11 मेगा फूड या क्लस्टर बनाए जाएंगे। तो दूसरा भी सही है, तो 74 का बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 है, कौन सा देश दक्षिण एशिया वन्य जीव प्रवर्तन नेटवर्क यानी कि सावेन का हिस्सा नहीं है? भारत, चीन, पाकिस्तान, श्रीलंका। तो सही जवाब हो जाएगा सी, कि चीन इसका जो है कि हिस्सा नहीं है, क्योंकि दक्षिण एशिया वन्यजीव प्रवर्तन में अगर देखा जाए तो दक्षिण एशिया में चीन आता ही नहीं है दोस्तों, बल्कि इसके 8 देश आते हैं। इसमें 8 देश होते हैं। इसमें अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका, तो ये सारे के सारे शामिल हैं। और वहीं आप यह भी जान लीजिए कि काठमांडू में ही इसका मुख्यालय भी स्थित है, यानी कि सचिवालय इसका काठमांडू में है। अगले प्रश्न को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 76। विश्व की बाज राजधानी निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो 76 का डी, भारत। भारत में ही जो है कि सर्वाधिक मात्रा में बाज मिलते हैं और इसीलिए विश्व की बाज राजधानी भारत को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 77 है, मई 2022 में भारत के प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित में से किस राज्य में गरीब कल्याण सम्मेलन को संबोधित किया था? तो 77 का सी है, यानी हिमाचल प्रदेश में। और आपको पता होना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश में लगभग 90% जो जनता है वो कहाँ रहती है? ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। तो यहीं पर गरीब कल्याण योजना मतलब जो सम्मेलन था, कॉन्फ्रेंस, यहाँ पे जो है कि संबोधित किया गया था नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। और अगले प्रश्न को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 78 है। क्वेश्चन नंबर 78 है, निम्नलिखित में से कौन से प्रकाश रासायनिक धूम्र कोहरे के घटक हैं? ओजोन, एक्रोलीन, फॉर्मेल्डिहाइड या पैराक्सिटिलीन एसिड, जो पैराक्सी एसिटिल नाइट्रेट यानी कि पैन जिसे हम कहते हैं। तो यहाँ पे समझने वाली बात है कि यहाँ पे 1, 2, 3, 4 चारों के चारों ही जो रासायनिक धूम्र कोहरे बनते हैं प्रकाश के, जो सामान्यतः उष्ण, शुष्क और धूप युक्त जलवायु मतलब कि जाड़े में, गर्मी में, हर तरीके जो फॉग जिसे हम कहते हैं, स्मॉग कहते हैं, वो जो कोहरा बनता है धुंध, उसमें सभी के सभी जो है कि पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा ब्लैक कार्बन का स्रोत है? जैव भार का जलना, ठोस ईंधन से खाना बनाना या डीजल उत्सर्जन या उपयुक्त में से सभी। तो सभी हो जाएंगे। ये ब्लैक कार्बन का मतलब होता है दोस्तों, जो ये गाड़ी से जो काला काला धुआं जो निकलता है, जैव भार जब जलता है यानी कि कोयला वगैरह जलता है, तो जो काला धुआं निकलता है उसमें काला कार्बन ही पाया जाता है। तो ये सारे के सारे जो है कि इसमें पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 को अगर हम लोग देखें
तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा नीवा राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन सेवा केंद्र का उद्घाटन कब किया गया, तो ये पूछा जा रहा है। तो सही जवाब हो जाएगा 19 मई 2022 को। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के सबसे बड़े ड्रोन महोत्सव भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो नई दिल्ली में आयोजित किया गया। कहाँ पर? नई दिल्ली में। और अगले प्रश्न को अगर हम देखें, अगला प्रश्न हमारा पर्यावरण से संबंधित है। स्वस्थानीय, जिसको हम लोग कहते हैं इन सीटू, क्या कहते हैं? इन सीटू स्वस्थानीय जैव उपचारण या बायो रेमेडिएशन रणनीतियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बायो स्पॉर्जिंग में जीवाणुओं के स्थानिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए कुओं के माध्यम से मिट्टी में वायु तथा पोषक तत्वों की आपूर्ति की जाती है। और बायो वेंटिंग में भूजल ऑक्सीजन सांद्रता को बढ़ाने के लिए वायु को जल स्तर के नीचे प्रविष्ट कराया जाता है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि न तो पहला सही है और न ही दूसरा सही है, क्योंकि जो स्वस्थानीय मेथड होता है, सिंपल सी बात है कि आप वहाँ पे रहने वाले तरीके जो होते हैं, जो वहाँ की जो नेचुरल चीज़ें होती हैं, उन्हीं से हम बस उनका उपचार करते हैं। हम कोई बाहर से कोई अलग से चीज़ों को इसमें इंक्लूड नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 हम देखते हैं। समताप मंडल में ओजोन पृथ्वी पर जीवन के लिए अच्छा संकेत है। बिल्कुल अच्छी बात है कि अगर समताप मंडल में ओजोन है तो पर्यावरणीय जो किरणें आती हैं, जो प्रकाश संश्लेषण के दौरान, या यूँ कहें कि जो सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरणें, उनसे हमारी सुरक्षा करते हैं। समतापीय मंडलीय ओजोन सूर्य की कुछ हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करके पृथ्वी पर जीवन को रक्षा करती हैं। बिल्कुल सही बात है। तो ए और आर दोनों ही सही है, और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। अगला प्रश्न है, देश का पहला फ्लोटिंग स्विमिंग पूल का निर्माण हो रहा है, यानी कि तैरते हुए स्विमिंग पूल का निर्माण दोस्तों, तो खिड़किया घाट पर हो रहा है। और आपको ये बता दें कि खिड़किया घाट कहाँ पर है? यूपी के वाराणसी जिले में। कहाँ पर है ये खिड़किया घाट? यूपी के वाराणसी जिले में फ्लोटिंग स्विमिंग पूल का निर्माण किया जा रहा है, जो देश का पहला होगा। क्वेश्चन नंबर 85 को देखते हैं। अपरदहारी जिस प्रक्रिया द्वारा जीवाणु और कवकीय एंजाइम अपरद को सरल जैविक पदार्थों में अपघटित कर देते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग अपचय कहते हैं, यानी कि उसे विघटित करके छोटे छोटे टुकड़ों में जो है कि पचा ले जाना, यानी अपचय कहते हैं उसे। ओके। और जैसे इसमें कौन कौन आते हैं? खासकर केंचुए वगैरह जो है कि इसी में आते हैं। अगला प्रश्न है, कार्बन अधिग्रहण क्या है? कार्बन अधिग्रहण क्या है? तो आप देखेंगे कि वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड के कैप्चर, सिक्योर और स्टोर करने की एक प्रक्रिया है कि किस तरीके से आप कार्बन को कम करते हैं, पृथ्वी के वायुमंडल से कैसे आप कम कर सकते हैं। तो उसके लिए हम कैप्चर करेंगे, उसको सिक्योर करेंगे और स्टोर करेंगे, तब जाके हम कह सकते हैं कि कार्बन अधिग्रहण की प्रक्रिया हुई है। क्वेश्चन नंबर 87 है, निम्नलिखित में से किसने महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीता? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा निखत जरीन हो जाएगा। और इसका आप लोग बहुत सारा टीवी पे या यूट्यूब पर एडवर्टीजमेंट देखते हैं, निखत जरीन, जो कि एक मुस्लिम संप्रदाय से आती हैं, और इनके ऊपर तमाम जो सामाजिक बंदिशें थीं कि आप महिला हैं, मुस्लिम हैं, महिलाएं हैं, ये सब आप खेल नहीं खेल सकती, लेकिन इन सभी सामाजिक आपदाओं को, मैं तो आपदा ही कहूँगा दोस्तों, क्योंकि सभी सामाजिक आपदाओं को तोड़ के भी ये हमारे भारत के लिए स्वर्ण पदक जीत के लाई। ये हमारे देश की बेटी, और बहुत ही गर्व की बात है ये हमारे लिए। इनसे हमें प्रेरणा स्रोत मिलती है कि आपके सामने कितनी भी चैलेंजेस क्यों ना आए, लेकिन अगर आप शिद्दत से किसी काम को कर रहे हैं तो आपका लक्ष्य जरूर पूरा होगा। तो अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 88, प्राकृतिक संसाधनों और प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ IUCN का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस जगह पर स्थित है? तो IUCN का मुख्यालय यहाँ पर सीधा सीधा पूछा जा रहा है आपसे, और ये ग्लैंड स्विट्जरलैंड में जो है कि एक जगह है, शहर है, वहाँ पर इसका मुख्यालय स्थित है। IUCN जो है कि, और इसी के द्वारा एक इम्पॉर्टेंट रेड लिस्ट भी जारी की जाती है। रेड लिस्ट यानी कि लाल सूची जारी की जाती है, ये ध्यान देने वाली बात है। अगला प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन UNFCCC के किस जलवायु सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की शुरुआत की गई थी? तो ये जो ISA है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसकी जो शुरुआत की गई थी ये 2015 में की गई थी। जलवायु परिवर्तन जो 2015 में कौन सा हो रहा था? तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 2000, मतलब जो COP21 था, जो 2015 में आयोजित किया गया था, इसके द्वारा जो है कि इसका उद्घाटन किया गया या इसकी शुरुआत की गई। और इसमें इंडिया के PM प्राइम मिनिस्टर जो थे नरेंद्र मोदी जी, और साथ में फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर ने मिलकर आपस में इसको शुरू किया था। क्वेश्चन नंबर 90 को अगर हम देखें,
फलों और सब्जियों के लिए इंडो इजराइल उत्कृष्टता केंद्र निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित किया जा रहा है? भारत और इजराइल उत्कृष्टता केंद्र दोस्तों, तो सही जवाब हो जाएगा डी, यूपी के कन्नौज में। और ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है कि यूपी के द्वारा फल और सब्जियों को डेवलप करने के लिए इंडिया ने इजराइल के साथ क्या किया? उत्कृष्टता केंद्र पर एक समझौता किया। अगला प्रश्न है, किस एक ने मई 2022 में अपनी रजत जयंती मनाई है? रजत जयंती किसने मनाई है? तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के द्वारा रजत जयंती मनाई गई है। तो अगर हम यहाँ से अब समझने की बात करें, यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर ये आंसर गलत बताया जा रहा है। ये 91 का हो जाएगा बी आंसर, जिसको हम लोग कहते हैं ट्राई। क्या कहते हैं? ट्राई, टेली कम्युनिकेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसके द्वारा जो है कि 2022 में अपनी रजत जयंती मनाई जा रही है, क्योंकि इसकी जो स्थापना थी वो 1997 में की गई थी और 2022 में इसके 25 साल पूरे हुए हैं, तो इसलिए इसके द्वारा यह मनाई जा रही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में भारत का पहला मिश्रित विश्व विरासत स्थल है? तो मिश्रित स्तर की अगर हम बात करें तो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। कौन हो जाएगा? कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। और यह कहाँ पे स्थित है? तो यह आपके सिक्किम में स्थित है। और अगर हम बात करें कंचनजंगा की, तो ये भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, क्योंकि पहली सबसे ऊंची चोटी कौन सी? K2 गार्डविन आस्टिन, जो पाक अधिकृत कश्मीर में स्थित है। अगले प्रश्न को देखें, 93, निम्नलिखित में से किस संगठन ने ब्लू कार्बन पहल शुरू की है? ब्लू कार्बन पहल जो है कि कंजर्वेशन इंटरनेशनल, संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ, इन तीनों के द्वारा संयुक्त रूप से ब्लू कार्बन पहल को जो है कि शुरू किया गया है। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और ये ब्लू कार्बन पहल किस पे फोकस करता है? तो ये समुद्री कार्बन पे फोकस करता है। क्वेश्चन नंबर 94 है, 25 मई 2022 को उत्तर प्रदेश सरकार ने सूचित किया कि उसने 400 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित किया है। तो किसके द्वारा? ई ग्राम स्वराज पोर्टल, या समाधान पोर्टल, या माइन मित्र, या चैंपियन पोर्टल। तो सही जवाब हो जाएगा माइन मित्र पोर्टल के द्वारा 400 करोड़ रुपए का राजस्व एकत्रित किया है उसने। और ये क्या होता है? माइन मित्र मतलब खनन से संबंधित है, ये खनन विभाग से संबंधित है और ये बहुत ही अच्छी बात है। अगले प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है कौन से दो सुमेलित हैं? रामसर स्थल है और उसके स्थान हैं। तो ये हमें मिलान करना है यहाँ पर कि कौन से दो जो है कि सुमेलित हैं। देखिए, अंसुपा झील आपके ओडिशा में ही पाई जाती है। और अगर आप देखेंगे कि वडुवीर पक्षी अभ्यारण्य, ये तमिलनाडु में ही पाया जाता है। तो केवल पहला और दूसरा सही है, तो 95 का ए हो जाएगा। अब बात आती है तीसरे और चौथे की। तो जो आप देखेंगे ठाड़े क्रीक, तो जो अब यहाँ पर देखेंगे कि ठाड़े क्रीक महाराष्ट्र में स्थित है, यह भी सही है। लेकिन चित्रांगुड़ी पक्षी अभ्यारण्य ये तमिलनाडु में है। अब यहाँ पर आपका प्रश्न बनेगा कि सर यहाँ तो 3 सही हैं, लेकिन प्रश्न में तो 2 ही पूछा जा रहा है, तो 1 और 2 सही हो गया। और 2 और 3 भी आप कर सकते हैं कि ठाड़े क्रीक और बडुवीर ये भी सही है, तो दोनों ही आंसर इसके हो जाएंगे। अगर हम वर्तमान में देखें तो टोटल जो है कि भारत में 75 रामसर स्थल हो चुके हैं, जिसमें सबसे अधिक आपको तमिलनाडु में देखने को मिलते हैं। कितने हैं? 14। और दूसरे नंबर पे हमारे यूपी में आते हैं 10 रामसर स्थल। अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 है, प्रजातियों की प्रचुरता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अल्फा विविधता एक क्षेत्र के भीतर विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्रों के लिए समग्र विविधता की माप है। बीटा विविधता पारिस्थितिकी तंत्रों के बीच विविधता की तुलना है, जिसे आमतौर पर पारिस्थितिकी तंत्रों के बीच प्रजातियों की संख्या में परिवर्तन के रूप में मापा जाता है। तो यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन पहला स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है, क्योंकि ये क्या करता है, जो अल्फा विविधता है यह मुख्य रूप से पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर की विविधता को संदर्भित करता है और आमतौर पर उसे क्या कहते हैं? प्रजातियों की संख्या से संबंधित माना जाता है, न कि विविधता की माप से। ओके, तो अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 97, उत्तर प्रदेश मीडिया डायरेक्टरी 2022 का विशेष अंक किसने जारी किया? तो ये जो है सतीश महाना जी के द्वारा जारी किया गया और ये उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष भी हैं। कौन है ये? विधानसभा अध्यक्ष महोदय हैं, ये विधानसभा अध्यक्ष महोदय। अगले प्रश्न को देखते हैं 98 नंबर पे, राष्ट्रीय सौर मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? इस मिशन को 2020 में शुरू किया गया था।
इस मिशन का लक्ष्य वर्ष 2030 तक ग्रिड से जुड़े 100 गीगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करना है। तो न तो इसका पहला स्टेटमेंट सही है, न ही दूसरा स्टेटमेंट सही है। क्यों गलत है? क्योंकि पहले स्टेटमेंट में 2020 नहीं बल्कि 2010 में इस मिशन की शुरुआत की गई थी, और दूसरे स्टेटमेंट की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे 33 से 35 मतलब कि जो 100 गीगावाट्स जो ग्रिड्स हैं उनसे जुड़े सौर संयंत्र स्थापित करने का लक्ष्य 2022 तक रखा गया है। कब तक रखा गया? 2022 तक, न कि 2030 तक। तो इसलिए 98 का डी आंसर हो जाएगा। और अगले प्रश्न पे फिर से हम चलें। पूछा जा रहा है प्रदूषक और रोग, और किन्हीं दो को सुमेलित करना है हमें। तो 99 का हम देख लेते हैं। मिथाइल मरकरी की बात करें तो ये मिनीमाता रोग से होता है, और अगर कोयला धूल कण की बात करेंगे तो न्यूमोकोनियासिस। ये कि ये 1 और 4 सही है, तो 99 का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आप देखते हैं। अच्छा, इसको भी समझ लीजिए। जो इटाई रोग होता है ये कैडमियम से होता है, और जो ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है ये आपके नाइट्रेट से होता है, इसलिए ये दोनों मिलान गलत है, जबकि पहला और चौथा सही है। 100 नंबर प्रश्न है। 14 मई 2022 को दूरसंचार विभाग द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो इसके द्वारा गति शक्ति संचार पोर्टल को लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर 101 है। निजी क्षेत्र के औद्योगिक पार्क के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उत्तर प्रदेश सरकार ने घोषणा की कि राज्य के 15 शहरों में निजी क्षेत्रों के औद्योगिक पार्क विकसित किए जाएंगे, और योजना के प्रारंभिक चरण में निजी औद्योगिक पार्क यानी कि प्राइवेट इंडस्ट्री पार्क के अंतर्गत आने वाले उद्योगों में केवल कपड़ा, रेडीमेड गारमेंट ही उद्योगों में शामिल होंगे। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है कि 15 शहरों में होगा, लेकिन दूसरा स्टेटमेंट गलत है दोस्तों, कि इसमें केवल और केवल जो है कि रेडीमेड कपड़े ही नहीं, खाद्य प्रसंस्करण, इत्र, पीतल, इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद, इन सभी चीज़ों को शामिल किया जाएगा। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया, पहला सही था। क्वेश्चन नंबर 102 की बात करेंगे। रेड लिस्ट मैंने जो बात की थी ऊपर IUCN के द्वारा, तो ये थोड़ी सी गलत हो गई थी। IUCN के द्वारा रेड डाटा बुक जारी की जाती है। तो देखते हैं इसके विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यानी कि 3 कथन तो सही है और 1 कथन यहाँ पर गलत है, तो हमें उसी गलत कथन की बात पकड़नी है। पहला है, यह विश्व भर में अपनाई जाने वाली सभी भयावह प्रथाओं का सार्वजनिक डेटा है। तो यही गलत है दोस्तों, क्योंकि ये भयावह प्रथाओं का नहीं, बल्कि यहाँ पे जो विलुप्त होने वाली प्रजातियाँ हैं उनके बारे में जो अपडेट्स होती है वो इसमें लिखी जाती है, और यह IUCN के द्वारा जारी की जाती है। और इसमें क्या लिखा है? इसमें लुप्तप्राय वनस्पति और जीवों की सूची शामिल है। बिल्कुल, इसमें पौधे और जीव जंतु दोनों ही शामिल हैं। यह एक सार्वजनिक दस्तावेज है जिसमें पौधों और जंतुओं की दुर्लभ प्रजातियों की एक सूची है, और यह पहली बार वर्ष 1966 में जारी किया गया था। तो ये तीनों ही सही है, लेकिन पहला स्टेटमेंट गलत है, इसीलिए यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 103 है। विभिन्न आवश्यकताओं के अनुकूलन के कारण विभिन्न दिशाओं में एक ही संरचना का विकास किस प्रकार के रूप में जाना जाता है? समजातीय, अपसारी, अभिसारी या प्रतिकृतिक्षम। तो अब यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, अपसारी विकास। अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 104। हाल ही में केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस के लिए एक सप्ताह का समारोह आयोजित किया गया था। तो यह कहाँ पे था? 18 मई 2022 को जो है कि इसकी शुरुआत की गई थी, 18 मई 2022 को। अगला प्रश्न, सही फसल अभियान समर्पित है। तो सही फसल अभियान जो है ये जल तनाव वाले क्षेत्रों से संबंधित कृषकों को है, यानी कि जहाँ पर ऐसे क्षेत्र जहाँ पे जल जो है कि बहुत मुश्किल से आ पाता है, यानी कि सिंचाई करना मुश्किल होता है, तो ऐसे क्षेत्रों में जो है कि कृषकों से संबंधित है ये सही फसल अभियान। अगला प्रश्न है, कोयला गैसीकरण प्रक्रिया के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी गैसें उत्सर्जित होती हैं? जब हम कोयला को गैस के रूप में, यानी कोयला गैसीकरण प्रक्रिया चल रही होती है, तो कौन सी गैसें उत्सर्जित होती हैं? तो आप देखोगे यहाँ पे हाइड्रोजन भी उत्सर्जित होती है, मीथेन भी होती है, जलवाष्प भी होती है, और कार्बन मोनोऑक्साइड भी होती है। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। कौन सा? डी स्टेटमेंट। 1, 2, 3, 4 चारों ही सही हैं। क्वेश्चन नंबर 107 है। हाल ही में निम्नलिखित में से किस जिले का नाम बदलकर वशिष्ठ नगर करने का प्रस्ताव पुनः उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद को भेजा गया है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा बस्ती हो जाएगा। जो गोंडा के पास बस्ती जगह है उसका वशिष्ठ नगर जो है कि नाम पुनः करने की बात की गई है। क्वेश्चन नंबर 108 है। यहाँ पे कुछ फसल हैं और उनसे संबंधित जो रोग है उसके बारे में यहाँ पे मिलान करना है। तो चावल से संबंधित देखिए ब्लास्ट रोग होता है, गन्ना से संबंधित रेड डॉट होता है, जो गन्ने में लाल लाल जो है कि दाने पड़ जाते हैं, एक तरीके से लाल लाल जो है कि रंग हो जाता है।
चने की बात करेंगे तो चने में उकठा नाम का रोग पड़ता है और गेहूं में रस्ट नाम का रोग पड़ता है। तो 108 का हो जाएगा आपका बी, कि ए का 2, बी का 4, सी का 1 और डी का 3। क्वेश्चन नंबर 109 है, संरक्षण प्राथमिकता के आयुसीएन वर्गीकरण के अनुसार एक प्रजाति को सुभेद्य के रूप में चिन्हित करने के लिए निम्नलिखित में से किस स्थिति पर विचार किया जा सकता है? प्रजाति का अंतिम जीव भी अब जीवित नहीं है। पिछले 10 वर्षों में प्रजातियों की आबादी में कमी 90% से अधिक है। पिछले 10 वर्षों में प्रजातियों की आबादी में कमी 70% है और पिछले 10 वर्षों में आबादी की कमी में 50% से कम है। तो सही जवाब हो जाएगा डी। यानी अगर हम देखें कि पिछले 10 वर्षों में किसी जीव के 50% से कम जीव बचे हुए हैं तो हम उसे क्या कहते हैं? सुभेद्य यानी कि वल्नरेबल की कंडीशन में रख देते हैं। और अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 110 है, सामुदायिक वन संसाधन यानी कि CFR कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? प्रत्येक CFR क्षेत्र में समुदाय और उसके पड़ोसी गांवों द्वारा मान्यता प्राप्त पहचान योग्य स्थलों के साथ एक प्रथागत सीमा होती है। CFR अधिकारों को मान्यता देने वाला ओडिशा देश जो ओडिशा है वो देश का दूसरा राज्य है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा, कि केवल पहला तो सही है, लेकिन ये जो आपने कहा कि CFR अधिकारों को मान्यता देने वाला ओडिशा दूसरा राज्य है तो ये गलत है जो है कि, बल्कि ओडिशा हमारे देश का पहला राज्य बना है। क्या है कि पहला ऐसा स्टेट है जो सामुदायिक वन संसाधनों को जो है कि मान्यता देता है। क्वेश्चन नंबर 111 है, मई 2022 में मालन नदी के पुनरुद्धार का अभियान निम्नलिखित में से कहाँ के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा शुरू किया गया था? तो ये मालन नदी के बारे में पूछा जा रहा है और ये बिजनौर में है। बिजनौर के DM के द्वारा इसे दोबारा शुरू किया जा रहा है, मतलब इसका कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है, पुनरुद्धार किया जा रहा है। अगला प्रश्न, कराकोरम विसंगति क्या है? यह संदर्भित करती है किसे? तो कराकोरम वैसे तो आप देखेंगे ट्रांस हिमालय की एक श्रृंखला है, तो वहीं लिख रहा है आसपास के क्षेत्र में ग्लेशियरों के कम होने की तुलना में इस क्षेत्र में ग्लेशियरों की वृद्धि को, मतलब कराकोरम के आसपास के ग्लेशियरों में तो कमी हो रही है, वो पिघल रहे हैं, लेकिन पर्टिकुलर कराकोरम के जो ग्लेशियर हैं वो जो है कि सामान्यतः वृद्धि कर रहे हैं, तो इसी को कराकोरम विसंगति कहा गया। अगला प्रश्न है, कौन सा कशेरुकी असमतापी है? अब असमतापी का मतलब क्या होता है दोस्तों जो है कि बताइए? मतलब प्रकृति के अनुसार उनका तापमान बदलता रहता है, वो अपने शरीर के तापमान को एक जैसा नहीं रख सकते। तो बी आंसर हो जाएगा इसका, मछली जो है कि। अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा सागरमाला परियोजना के संदर्भ में सही है? पत्तन आधुनिकीकरण, पत्तन मतलब पोर्ट या बंदरगाह होते हैं, तथा नए पत्तन का विकास करना, बंदरगाह जनित औद्योगिकरण, तटीय नौ परिवहन और अंतर्देशीय जल परिवहन और तटीय सामुदायिक विकास। तो अब आपको यहाँ पे कूट के माध्यम से बताना है, तो सी आंसर हो जाएगा कि 1, 2, 3, 4 ये चारों ही चीज़ें इसमें शामिल हो जाती हैं। और अगर हम बात करें सागरमाला परियोजना की, तो सागरमाला परियोजना की शुभारंभ 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा शुरू किया गया और इसको मार्च 2015 में कैबिनेट की मंजूरी भी मिल गई थी। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि कब इसकी शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न है, BSE ग्रीनएक्स, मतलब कि BSE जो कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, इसके द्वारा एक ग्रीन इंडेक्स जारी किया गया या एक्सचेंज सूचकांक आकलन करता है। किस चीज़ के लिए ये आकलन करता है? तो ये कार्बन के प्रदर्शन का आकलन करता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऐसा प्रश्न ये बनने की संभावना है PCS में। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16, इको सेंसिटिव जोन ESZ के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इन्हें जैव विविधता संरक्षण अधिनियम 2002 के तहत अधिसूचित किया गया है। एक बार किसी क्षेत्र को ESZ घोषित किए जाने के बाद और अधिक गिरावट को रोकने के लिए चल रही कृषि गतिविधियों पर रोक लगाने की आवश्यकता होती है। तो 116 का हो जाएगा डी, न तो पहला सही है और न ही दूसरा सही है। क्यों पहला सही नहीं है दोस्तों? क्योंकि जो पहला लिख रहा है कि इसकी जो इसको अधिसूचित किया गया था, ये राष्ट्र जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 है उसके अंतर्गत इसे अधिसूचित किया गया था, न कि जैव विविधता संरक्षण अधिनियम 2002 के तहत। तो ये चीज़ जो है कि पहला स्टेटमेंट भी गलत है और दूसरा भी। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे डी आंसर हो रहा है। अगला प्रश्न है 117, हाल ही में केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्रालय ने ग्रीनफील्ड इकोनॉमिक कॉरिडोर के निर्माण की मंजूरी दी है। तो ये किन दो जिलों के बीच में हो रही है? तो गाजियाबाद से कानपुर के मध्य होगी। तो 117 का ए हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 118, यहाँ पूछा जा रहा है कौन सा एक सुमेलित नहीं है। तो कवक के नाम है और उनके प्रकार आपको बताने हैं। अब जैसे अगर आप देखोगे लाइकेन के बारे में अगर हम बात करेंगे तो ये सहजीवी संबंध दिखाते हैं। मोर्चेला की बात करेंगे तो ये परजीवी संबंध नहीं दिखाते हैं, जबकि पॉक्सीनिया परजीवी होते हैं और पेनिसिलियम मृतोपजीवी होते हैं। तो बी ऑप्शन हो जाएगा कि मोर्चेला परजीवी नहीं होते हैं दोस्तों। आगे देख लेते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। 119, निम्नलिखित में से कौन सा अनावृत बीजी का उदाहरण है। तो अनावृत बीजी का जो उदाहरण है वो है साइकस। अच्छा, अनावृत बीजी किसे कहते हैं ये आप लोग नहीं समझ पा रहे होंगे, तो ध्यान दीजिएगा कि इसमें जो है कि फल होते हैं, फल के अंदर या फूल वगैरह ये सारी चीज़ें नहीं पाई जाती, बीज वगैरह, इसीलिए इनको अनावृत बीजी भी कहते हैं। और अगला प्रश्न है 120 नंबर का प्रश्न। एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। भारत को फिलीपींस के बाद वर्ष 2022-24 के लिए ये जो है कि AAEIEA के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। और अगला स्टेटमेंट है रूस, उज्बेकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव, ताइवान और फिलीपींस इसके कार्यकारी सदस्य हैं। तो बी स्टेटमेंट सही है कि 1 और 2 दोनों ही सही है कि भारत को इसका 2022-24 के लिए क्या चुना गया, अध्यक्ष चुना गया है। अगले प्रश्न को देखते हैं 121। हाल ही में उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालय निम्नलिखित महाविद्यालयों में से किसे सांस्कृतिक विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त हुआ है। तो ये बहुत ही गर्व की बात है उत्तर प्रदेश के लिए। और भारत खंडे संगीत महाविद्यालय, जो कि इसको भात खंडे कहते हैं, सॉरी, इसको बहुत सारे लोग जो है कि क्या करते हैं, भारत खंडे पढ़ते हैं। इसका शाब्दिक अर्थ निकाला जाए तो भारत खंडे मतलब भारत के टुकड़े होना, और जो कि ये नकारात्मक बात है, गलत बात है। इसका नाम जो सही है वो भात खंडे। और ये कहाँ स्थित है, ये जब आप लखनऊ जाएंगे तो लखनऊ में ये आपको देखने को मिलेगा। लखनऊ विश्वविद्यालय से सटी हुई बिल्डिंग ही एक तरीके से। तो 121 का बी हो जाएगा, सांस्कृतिक विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। अगला प्रश्न 16 वनस्पति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसमें 25 से 30 फीट ऊंचाई वाले बौने पेड़ होते हैं और 16 नीलगिरी के ऊपरी विस्तार में अन्नामलाई और हिमालय में पाए जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, हिमालय में तो ये पाए ही नहीं जाते हैं दोस्तों, हिमालय में तो पाए नहीं जाते। ये तो दक्षिण भारत के जो पठारी क्षेत्र होते हैं, पर्वतीय क्षेत्र होते हैं, पश्चिमी घाट के, उसमें पाए जाते हैं। तो हिमालय में तो आएगा भी नहीं, तो दूसरा गलत है, पहला सही है। तो ए स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 123 है, निम्नलिखित तत्वों और यौगिकों में से कौन से तत्व या यौगिक वाहनों द्वारा वातावरण में उत्सर्जित किए जाते हैं। तो वाहन के द्वारा जो उत्सर्जित किए जाते हैं वो पारा भी होता है, सल्फर भी होता है, वाष्पशील कार्बनिक यौगिक भी होते हैं और जलवाष्प भी होते हैं। तो इन चारों को ही वाहनों के द्वारा उत्सर्जित किया जाता है। तो इसलिए बी स्टेटमेंट से हो जाएगा 1, 2, 3, 4। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS के 5 के अनुसार भारत में नई कुल प्रजनन दर क्या हो गई है। तो अगर आप इसका उत्तर देखेंगे तो इसकी जो नई प्रजनन दर हो गई है दोस्तों, ये 2.0 हो गई, जो कि 2.2 से घटकर सीधे 2.0 पे हो गई है। यूपी की अगर हम बात करेंगे तो 2.35 हमारे यूपी की प्रजनन दर है। यानी एक महिला अपने पूरे जीवन काल में लगभग 2 बच्चे पैदा करती है, ये एक औसतन है। और अगले प्रश्न की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 125। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसार वर्मिन निम्नलिखित में से किस अनुसूची के अंतर्गत तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो वर्मिन है वो अनुसूची 5 के अंतर्गत जो है कि सूचीबद्ध की गई है। और अगले प्रश्न को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 126। यहाँ पे सम्मेलन है कुछ और उसके स्थान है, इनको मिलान करना है। जैसे आप लोगों ने मान लो COP 25-24 नहीं भी पता है तो आपको COP 26 तो पता होगा, ग्लासगो में हुआ था, जहां मोदी जी के द्वारा पंचामृत रणनीति दी गई थी। तो ये ग्लासगो आपका कहाँ है, यूनाइटेड किंगडम में। और COP 27 कहाँ आयोजित किया जा रहा है, मिस्र में आयोजित हुआ है, शर्म अल शेख में। और COP 29 कहाँ पे होगा, UAE में होगा। लेकिन यहाँ COP 25 और 24 पूछा जा रहा है, तो आप बता सकते हैं कि 25 आपका स्पेन यानी मैड्रिड में हुआ था और COP 24 पोलैंड में आयोजित किया गया था। तो 126 का जो सही आंसर हो जाएगा डी, ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3। अगले प्रश्न को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 127। उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता सीधी भर्ती नियम 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय खेलों में पदक विजेताओं की सीधे 24 राजपत्र पदों पर जो है कि नियुक्ति के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है। वहीं ये 24 पद ग्रामीण विकास, माध्यमिक शिक्षा, बेसिक शिक्षा, पंचायती राज, युवा कल्याण जैसे 5 अलग अलग विभागों से संबंधित हैं। तो यहाँ पर केवल पहला स्टेटमेंट तो सही होगा, लेकिन दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम बात करते
क्योंकि ये जो 24 पद होंगे ये लोक सेवा आयोग के अंतर्गत आएंगे, यानी कि यूपीपीएससी के अंतर्गत आएंगे और ये उसकी सहमति के बाद ही होंगे। तो उसमें ये सब शिक्षा विभाग या पंचायती राज विभाग नहीं आते हैं। अगले प्रश्न को देखें, साइपरमेथ्रिन और कार्बेडाजिन ये उदाहरण है, किसके उदाहरण है? तो ये कीटनाशक के उदाहरण है। साइपरमेथ्रिन और कार्बेडाजिन ये आपके कीटनाशक के उदाहरण हैं। और अगले प्रश्न को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 129 पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से UNFCCC के किस कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में हरित जलवायु कोष यानी कि GCF की स्थापना की गई थी? कौन से में की गई थी? तो COP16 में इसकी स्थापना की गई थी, COP16 में। और ये कहाँ पे हुआ था? 2010 में कानकुन में हुआ था। कहाँ पे? कानकुन में। तो ये ध्यान देने वाली बात है कि कानकुन में ही इसकी स्थापना की गई थी। अगले प्रश्न को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 130 है, मई 2022 में नीति आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ध्यान देना, मई 2022 का पूछा जा रहा है तो सुमन बेरी जी का नाम आएगा और वर्तमान में भी सुमन बेरी जी हैं। और अगर हम बात करें पहले उपाध्यक्ष की तो वो हो जाएंगे आपके कौन? अरविंद पनगड़िया जी। अरविंद पनगड़िया साहब जो है कि इसके पहले उपाध्यक्ष थे। अगले प्रश्न को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 131, उत्तर प्रदेश का ऑपरेशन कायाकल्प संबंधित है किससे? तो ये आप देखेंगे स्कूली शिक्षा से, अर्थात कि प्राथमिक और अपर प्राथमिक जो प्राइमरी अपर प्राइमरी जो स्कूल हैं उसके कायाकल्प से संबंधित हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 132 अगर हम देखते हैं, पेंगोलिन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारतीय पेंगोलिन को गंभीर रूप से संकटग्रस्त के रूप में और चीनी पेंगोलिन को संकटग्रस्त के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। भारतीय पेंगोलिन वन्यजीव अभ्यारण्य जो संरक्षण अधिनियम 1972 है इसकी अनुसूची फर्स्ट के तहत संरक्षित किया गया है क्या? तो यहाँ पर आपको केवल दूसरा स्टेटमेंट तो सही मिलेगा लेकिन पहला स्टेटमेंट गलत मिलेगा। क्यों? क्योंकि जो चीनी पेंगोलिन है उसको जो है कि गंभीर रूप से संकटग्रस्त घोषित किया गया, न कि भारतीय पेंगोलिन को। तो पहला गलत है, दूसरा सही है, इसलिए 132 का सी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं, 133 प्रश्न नंबर 133 को देखते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड का सबसे बड़ा स्रोत विद्युत संयंत्रों में जीवाश्म ईंधन का दहन करना है। लोहे या विद्युत संयंत्रों के उत्सर्जन से सल्फर डाइऑक्साइड कोयले के निष्कर्षण को फ्लू गैस विसल्फीकरण भी कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि ये दोनों ही सही स्टेटमेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 134 है, वर्ष 2022 में ऑपरेशन सतर्क निम्नलिखित में से किस सशस्त्र बल द्वारा शुरू किया गया? तो ऑपरेशन जो सतर्क है, जो सतर्क दोस्तों, वो आपके रेलवे सुरक्षा बल द्वारा शुरू किया गया। किसके द्वारा? रेलवे सुरक्षा बल द्वारा शुरू किया गया है। क्वेश्चन नंबर 135 हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा पिरामिड सदैव सीधा होता है? तो ध्यान दीजिएगा, जो पिरामिड होता है वो ऊर्जा का पिरामिड ही सदैव सीधा होता है, कुछ इस तरीके से, क्योंकि यहाँ पे जो सबसे अधिक ऊर्जा होती है 100%, वो ऊपर जाने के बाद जो है कि 10% बचती है और ऊपर जाती है तो वो 1% बचती है। यानी ऊर्जा का एक दिशी प्रवाह होता है और हर स्तर पे यानी हर स्टेप पे वो क्या करती है? अपनी ऊर्जा का 10% माइनस करती जाती है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ऊर्जा का पिरामिड ही केवल सीधा बनता है, बाकी का नहीं बन सकता। आगे देख लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 136 प्रश्न संख्या 136 है, वैश्विक पर्यावरण निधि यानी कि इसकी स्थापना कब की गई थी? तो वैश्विक पर्यावरण निधि की स्थापना 1990 में की गई थी, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? ग्लोबल एनवायरमेंटल फंड। तो ग्लोबल एनवायरमेंटल जो फंड है इसकी स्थापना 1990 में की गई थी। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 137, उत्तर प्रदेश के कितने जिलों के लिए भारत सरकार ने प्राकृतिक खेती और अभिनव कृषि को बढ़ावा देने के लिए कुल 82.83 करोड़ राशि स्वीकृत की है? भारत सरकार ने की है, न कि उत्तर प्रदेश सरकार ने। तो 35 जिलों में जो है कि इसका प्रभाव रहेगा। अगला प्रश्न है, पिग्मी हॉग विश्व के सबसे दुर्लभ और सबसे छोटे जंगली सुअर निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं? तो मानस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। और मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे पाया जाता है दोस्तों? असम में पाया जाता है। कहाँ पे? असम में। अगले प्रश्न को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 139, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्षों, झाड़ियों और लताओं और अन्य 12 लकड़ी पादपों की खेती और प्रबंधन का अध्ययन करता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए, यानी अर्बोरी कल्चर। अर्बोरी कल्चर जो है कि ये होता है, क्या होता है? अर्बोरी कल्चर। और ओलेरी कल्चर की बात करेंगे तो दोस्तों ये सब्जी उगाने की बात करता है, यानी कि सब्जी विज्ञान की।
और एरोपोनिक्स की बात करेंगे तो मिट्टी या समग्र माध्यम के उपयोग के बिना ये हवा या नमीपूर्ण वातावरण में खेती करने के लिए होता है। अगला प्रश्न है, मार्तंड सूर्य मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो ये हो जाएगा आपका जम्मू कश्मीर में। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और इसका निर्माण जो किस वंश के द्वारा किया गया था? तो ये कारकोट एक नाम का वंश था, इसके द्वारा इसकी स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 141, उत्तर प्रदेश के सिल्क एक्सचेंज के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उत्तर प्रदेश सरकार वाराणसी में राज्य का सिल्क एक्सचेंज स्थापित करेगी और एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत सिल्क एक्सचेंज का डिजिटलीकरण होगा। तो आप देखेंगे इसके दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने वाराणसी में जो है कि सिल्क एक्सचेंज स्थापित किया है। और अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 142 है, क्लोनिंग वेक्टर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? प्लाज्मिड, कॉस्मिड, बैक्टीरियोफेज, यीस्ट के कृत्रिम गुणसूत्र क्लोनिंग वेक्टर के उदाहरण हैं। प्लाज्मिड बैक्टीरियोफेज में बैक्टीरिया कोशिकाओं के साथ उनके जीनोम की उच्च प्रतिलिपि संख्या होती है। तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा बी, कि 1 और 2 दोनों ही यहाँ पर बातें सही हैं, क्योंकि क्लोनिंग वेक्टर के ये सब उदाहरण पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी प्रजाति केवल अरुणाचल प्रदेश के नामदफा टाइगर रिजर्व में पाई जाती है? केवल और केवल वहीं, पूरे भारत में और कहीं नहीं। तो वो होती है उड़ने वाली गिलहरी। क्या नाम है इसका? नामदफा उड़न गिलहरी। ये एकमात्र अरुणाचल प्रदेश के नामदफा टाइगर रिजर्व में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 144 को हम लोग देखते हैं, स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सर्वेक्षण की थीम थी वेस्ट टू वेल्थ। इस सर्वे के तहत वार्डों की रैंकिंग भी की जाएगी और खुले में पेशाब और खुले में थूकना सर्वेक्षण के संकेतक में नहीं है। यह आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाता है। तो आप देखेंगे यहाँ पर जो इसका सही आंसर हो जाएगा कि पहला स्टेटमेंट भी सही है, दूसरा भी सही है और चौथा भी सही है। लेकिन खुले में पेशाब और खुले में थूकना यह भी इस सर्वेक्षण के संकेत होते हैं। अगर आप इसे शामिल नहीं करोगे तो बहुत जगह पे ये गंदगी फैलाएंगे और इस तरीके से सही मापक नहीं होगा। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि तीसरे को छोड़ दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 145 है, सूर्य तप जैव मंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा स्रोत है। जी बिल्कुल सही बात है। और सौर विकिरण हरे पौधे द्वारा भोजन तथा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। सौर विकिरण हरे पौधे द्वारा क्या होता है? भोजन और रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होता है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं और दोनों के साथ साथ एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहे हैं। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाए। क्वेश्चन नंबर 146 है, रॉयल बंगाल टाइगर की आयुसीएन स्थिति क्या है? तो आयुसीएन अगर आप स्थिति देखोगे तो संकटग्रस्त के रूप में इसको नामित किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत के प्रधानमंत्री ने विश्व के पहले लिक्विड नैनो यूरिया LNU संयंत्र का उद्घाटन किया? तो ये कहाँ पे किया है? तो ये कलोल में किया है। कहाँ पर? कलोल। अब बात आती है कि कलोल है कहाँ पर दोस्तों? तो कलोल आपका गुजरात में है। कहाँ पे है? गुजरात में। अगले प्रश्न को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 148, डुगोंग के लिए भारत का पहला संरक्षण रिजर्व कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो ये आपके तमिलनाडु में स्थापित किया जा रहा है, इसलिए तमिलनाडु का जो मन्नार की खाड़ी है वहाँ पर स्थापित किया जाएगा। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? ये उड़ीसा में है। खंभात की खाड़ी गुजरात और सुंदरबन वेस्ट बंगाल में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए। अगले प्रश्न को देखते हैं, अम्ल वर्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वायुमंडल में सल्फर और नाइट्रोजन ऑक्साइड का उत्सर्जन अम्ल वर्षा का कारण है। बिल्कुल सही बात है। और अम्ल वर्षा मृदा से एल्यूमिनियम के निक्षालन का कारण बनती है। तो मृदा से जो एल्यूमिनियम होता है क्या इसका निक्षालन होता है? तो बिल्कुल सही बात है। तो 1 और 2 दोनों सही है, इसलिए 149 का बी आंसर हो जाएगा। और अब हम पढ़ेंगे इस सीरीज का लास्ट प्रश्न। और क्या है लास्ट प्रश्न? उत्तर प्रदेश का संस्कृति विभाग एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन स्थापित करने जा रहा है, जिसका क्या नाम रखा गया? तो जय घोष। जय घोष नाम रखा गया दोस्तों। क्या नाम रखा गया इसको? जय घोष। तो ठीक है दोस्तों, ये तो थे आज हमारे 150 क्वेश्चन और ये टेस्ट सीरीज़ नंबर 6 थी। और अब हम लोग कल मिलेंगे टेस्ट सीरीज़ नंबर 7 जो रहेगी आपके यूपी स्पेशल पे। तो उस टेस्ट सीरीज को बिल्कुल भी मिस कर मत करिएगा। यहाँ से हम बहुत सारे प्रश्नों को कवर करेंगे। जो यूपी स्पेशल आप लोग अलग अलग जगह से पढ़ने के लिए परेशान रहेंगे ना, उससे बेहतर है कि आप इस वीडियो को कवर कर लीजिएगा। कल वाली वीडियो को यूपी स्पेशल रहेगी और वहाँ से सारे क्वेश्चन फंसेंगे, कोई क्वेश्चन उससे बाहर नहीं जाएगा, ये मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।